Hi everyone. So this is yesterday's news on Lokayukt and Lokpal, and that is a very important topic if we talk about in terms of Indian polity and governance. So जब अगर क्योंकि ये टॉपिक हमें बाद में भी कवर करना है, so this news came yesterday only, 23rd of February. So let's discuss क्योंकि इसमें हमारा स्टैटिक का पोर्शन लोकपाल लोकायुक्त भी कवर हो जाएगा और उसके अलावा ये जो करंट का जो टॉपिक है और जो ये आर्टिकल लिखा गया है, इट इज रिटन बाय द सेक्रेटरी ऑफ वन ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ इंडिया एंड इज दिस पीडीटी आचार्य. सो ये एक आईएएस ऑफिसर थे और उन्होंने ये लिखा है. सो एक काफी बैलेंस अप्रोच में लिखा है ये आर्टिकल उन्होंने. सो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस बिकॉज पहले इसका बैकग्राउंड जान लेते हैं बट थोड़ा सा पढ़ते हैं इसके बारे में कि क्या लिखा हुआ है. सो अनटेंगलिंग केरलाज लोकायुक्त कंट्रोवर्सी. अभी केरला में जो चल रही है लोकायुक्त को लेके, क्योंकि उसमें क्या हुआ है कि लोकायुक्त के जो पावर थी उसको कम करने के लिए कुछ चेंजेस किए गए हैं. उसकी वजह से जो अपोजिशन पार्टी है, अपोजिशन पार्टी बोल रही है कि अगर आप लोकायुक्त के जितने भी पावर है अगर आप उसको कम कर दोगे तो फिर उस लॉ का कोई मतलब नहीं रह जाएगा. या फिर कह सकते हो कि जो लोकायुक्त की पावर है उसको अगर आप वी कर दोगे तो फिर करप्शन के जो भी करप्शन की वजह से ही लोकायुक्त और लोकपाल आया था सेंटर एंड स्टेट में, अगर उसकी पावर कम हो जाएगी तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है कि करप्शन बढ़ जाए. और इसी वजह से ये अभी चर्चा में है. सो लेट्स डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट्स गो टू द बैकग्राउंड ऑफ दिस, क्योंकि इसके जो भी प्रोविजंस है वो हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन. सो द कंट्रोवर्सी सराउंडिंग द अमेंडमेंट टू द लोकायुक्त एक्ट ऑफ केरला effected through an ordinance has raised the political temperature in the state, with the opposition accusing the government of trying to whittle away of the power of the Lokpal. The government, on the other hand, claimed that through the amendment, a provision in the act which is unconstitutional has been existed, as it give power to the Lokpal to give direction to the governor to remove a chief minister or a minister on being found guilty of corruption. तो इसका जो बैकग्राउंड है तो वो ये बोल रहे हैं कि अगर आप क्योंकि जो सेक्शन 14 की बात करें तो सेक्शन 14 में था एंड आर्टिकल 164 के अकॉर्डिंग तो उसमें बोला गया था कि लोकपाल या लोकायुक्त गवर्नर को ये डायरेक्शन दे सकते हैं, निर्देश दे सकते हैं कि आप किसी भी चीफ मिनिस्टर को या फिर मिनिस्टर को आप उनके जो भी डेजिग्नेशन था उससे हटा सकते हो, उसको डायरेक्शन दे सकते हो गवर्नर को कि उनको रिमूव कर दे अगर वो किसी भी करप्शन के मैटर में गिल्टी प्रूव हो जाते हैं. तो ये डिबेट चल रही है कि लोकायुक्त की पावर को क्या इतना ज्यादा शक्तिशाली बना देना चाहिए कि वो गवर्नर को कमांड करे या फिर उसको वीक कर देना चाहिए, जो कि इसका मेन मोटिव था लोकायुक्त या लोकपाल बनाने का, कि जो भी कहते हैं कि लिमिटेड गवर्नमेंट है तो एक बिकॉज लोकायुक्त की जो पावर है वो कहते हैं कि एक चेक पॉइंट है या फिर कह सकते हो कि करप्शन को लेके ही हैज द पावर, ही इज द अथॉरिटी जो कि चेक करता है कि करप्शन चल रहा है गवर्नमेंट में या नहीं चल रहा है. सो लेट्स डिस्कस अबाउट द बैकग्राउंड फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड बैकग्राउंड वाज दैट सो दो तरह के इसमें डिस्प्यूट्स थे. एक तो अपोजिशन पार्टी जो बोल रही है और गवर्नमेंट क्या बोल रही है. सो अपोजिशन पार्टी कह रही है कि इट इज कंप्लेनिंग दैट गवर्नर लोकायुक्त और लोकपाल की जो पावर्स में कमी लाना चाहती है, जो कि केरला गवर्नमेंट बोल रही है कि अगर लोकायुक्त की पावर उसको कम कर दिया जाए देन जो लोकायुक्त और जो भी उसके स्टेप्स हैं वो गवर्नमेंट से इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, तो फिर इस डेजिग्नेशन का कोई मतलब नहीं रहेगा. अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा अगर कोई भी रूलिंग पार्टी लोकायुक्त इतना पावरफुल नहीं है तो लोकायुक्त को इन्फ्लुएंस करके जो भी प्रोविजंस थे और जो भी डिसीजन था उसको मॉडिफाई करा सकती है, फिर इन्फ्लुएंस हो सकता है. वहीं जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट बोल रही है कि दे मेक चेंजेस बिकॉज देयर आर सम लूपहोल्स इन द लॉ एंड एक्ट. जो उस एक्ट और उसमें
कानून में जो है सम लूप होल्स हैं, सो जिसे गवर्नमेंट चेंज करना चाहती है, इसीलिए उन्होंने इस चेंजेस के लिए अमेंडमेंट का एक क्या कहते हैं प्रपोज किया है कि ये सारी चीजें होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू द थॉट्स, जैसे पीटीडी आचार्य का थॉट है, बिकॉज ही वाज द सिविल सर्वेंट एंड उनका जो अप्रोच है एज ए सिविल सर्वेंट, वो दोनों तरीके से आप कह सकते हो कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों कॉन्स दिए हैं उन्होंने, एंड काफी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी है। दैट्स व्हाई ही हैज मेंशन अबाउट द बैकग्राउंड कि 1966 में फर्स्ट ऑफ ऑल मोरारजी देसाई, एज फार बैक एज 1966 में पॉलिटिकल जो भी पार्टी करप्शन के लिए ये किया गया था। आफ्टर दैट the first bill of Lokpal was introduced in Lok Sabha in 1968, which lapsed with the dissolution of the House. So 1966 में लोकसभा भंग हो गई थी, उसके बाद से ये जो एक्ट था वो लैप्स हो गया, क्योंकि अगर कोई भी लोकसभा जब लैप्स हो जाती है तो जितने भी प्रोविजन उसमें रनिंग चल रहे होते हैं वो सारे लैप्स हो जाते हैं, फिर से रीइनिशिएट करना पड़ता है किसी भी लॉ को या किसी भी बिल को लाने के लिए पार्लियामेंट में। सो after 45 years, he has mentioned that after 45 years, Lokayukt bill was passed by parliament in 2013. 2013 में, बिकॉज जब अन्ना आंदोलन चला था 2011 में, तब से उन्होंने इसको फिर से डिस्कशन लेके आए थे कि जितना भी करप्शन है, बिकॉज जब अन्ना हजारे आए थे तो उनका एक क्वेश्चन था कि दो तरह के सेक्शन है इंडियन सोसाइटी में। एक तो प्रिविलेज सेक्शन है जो कि ये सोचता है कि मैं क्या खाऊं क्या ना खाऊं, बिकॉज उसके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं और बहुत सारे एम्यूनिटीज हैं, खाना है, कितने भी तरह के, कहीं पे भी जा सकता है, पैसा है, शोहरत है, दौलत है, काफी चीजें हैं। बट दूसरा सेक्शन है डाउन रिडन सेक्शन एंड बीपीएल, ब्लू पॉवर्टी लाइन सेक्शन। दे डोंट नो कि उनको शाम को खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। सो दो तरह के सेक्शंस में, दैट्स वाई नाजारी हैज गिवन दिस रीजनिंग कि ये सारी चीजों को कम करने के लिए सबसे पहले जितने भी टॉप मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट नहीं कहेंगे बट जितने भी टॉप ऑफिशियल्स हैं और जैसे मिनिस्ट्रीज हैं एंड उसके अलावा जितने भी डेजिग्नेशंस हैं, तो पहले वहां से जो भी करप्शन को कम करने के लिए स्टार्टिंग होनी चाहिए। बिकॉज अगर ऊपर से ही चीजें करप्टेड नहीं होंगी तो नीचे वाले जो एम्प्लॉयज हैं या फिर नीचे वाले ऑफिशियल्स हैं, नीचे वाली जो भी अथॉरिटीज हैं, तो उसमें करप्शन के जो भी आगे की जो कहते हो कि अगर नींव ही नहीं होगी तो फिर आगे चीजें प्रोग्रेस नहीं करेंगी। तो इसीलिए उन्होंने ये मूवमेंट चलाया था 2011 में, और उसके बाद 2013 में ये बिल पास हुआ था पार्लियामेंट से, एंड उसके बाद ये सारा जो भी बैकग्राउंड था स्टार्ट हुआ था। तो अन्ना हजारे ने यही चीजें बोली थी, उसी को लेके ये डिस्कशन चला था, एंड दैट्स हाउ इट इज मेंशन्ड हियर। सो इन ऑर्डर टू गेट अ क्लियर पर्सपेक्टिव ऑन द केरला Lokayukt controversy, it is necessary to understand the Lokayukt scheme of the Lokpal and Lokayukt Act, and that is enacted by the Parliament. The long title of the act says, "An act to provide the establishment of a body of Lokpal for the Union and Lokayut for states in inquire into allegations of corruption against certain public functionaries." Thus, the Lokpal is conceived of as a body which will inquire into allegations of corruption. एंड उसी के बेसिस पे जितने भी सारी चीजें हुई, क्योंकि जब ये जो इसकी फंक्शनरीज है, वेदर इट इज राइट और नॉट, करप्शन को हटाने के लिए ही मेन मोटिव था। अगर उसी में ही कुछ भी लूप होल या वीकनिंग होती है तो फिर ये इंडियन डेमोक्रेसी के लिए भी अच्छा नहीं है और इंडियन जस्टिस सिस्टम के लिए भी अच्छा नहीं है। सो ये सारे डिस्कशन के बाद कि लोकायुक्त का जो भी इम्पोर्टेंस है या फिर जो उसका पर्पस था वो सॉल्व हो रहा है या नहीं। सो अब ये क्वेश्चन उठता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा भी कोई प्रोविजन है जो कि हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर गवर्नर को डायरेक्शन दे सके। दूसरा क्वेश्चन आता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को छोड़कर, स्पेसिफिकली आर्टिकल 164 को छोड़कर, जिसमें बोला गया हो कि सीएम या कैबिनेट होगा जो गवर्नर की विशेष से ही उसका अपॉइंटमेंट होगा और उन्हीं के डिसीजन से उनको रिमूव किया जाएगा। सो
ऐसा भी कोई प्रोविजन है क्या कि लोकायुक्त बोल सकता है गवर्नर को कि उनको हटा दिया जाए? सो ये क्वेश्चन अराइज होते हैं, इसी की वजह से सारा डिस्प्यूट हुआ था। सो अगर बैकग्राउंड में जाके देखते हैं कि लोकायुक्त एक्ट 1999 और सेक्शन 14 का जो भी डिस्प्यूट है वो है क्या, बिकॉज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट तरीके से बोला जाए तो लोकायुक्त इस बात के लिए ऑथोराइज्ड है कि वह गवर्नर को डायरेक्शन दे सकता है कि वो सीएम या मिनिस्टर को रिमूव कर सके अगर कोई भी एलिगेशन प्रूव होता है तो। उसके बाद ये डिस्कशन आता है कि जो भी बैकग्राउंड था, बिकॉज ये जो ओम्बड्समेंट कह सकते हो, ओम्बड्समेंट या फिर जो लोकायुक्त एंड लोकपाल का जो डेजिग्नेशन था वो हमने स्वीडिश कॉन्स्टिट्यूशन या स्वीडिश उससे लिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन से इन्फ्लुएंस होके किया गया है बात। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में यही था। अगर हम बात करते हैं इंडिया में सबसे पहले जो लोकायुक्त की बात हुई या फिर लोकायुक्त को टर्म को यूज किया तो 1963 में एल.एम. सिंघवी ने सबसे पहले इसको यूज किया था एंड ही वाज द फर्स्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टू प्रिवेंट द करप्शन। ही सजेस्टेड दैट द पोस्ट ऑफ ऑम्बड्समैन, जो कि उन्होंने जिसके बारे में पढ़ा था कि स्वीडिश कॉन्स्टिट्यूशन में यूज होता है इसका, स्वीडन में इस चीज का यूज होता है। फिर 1966 में जो फॉर्म हुई फर्स्ट एआरसी, आप कह सकते हो कि फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन फॉर्म हुआ एंड मोरारजी देसाई, उन्होंने इस टर्म को ही हैज गिवन दिस रिपोर्ट, उसकी रिपोर्ट में उनकी रिपोर्ट में उन्होंने बोला कि लोकपाल एंड लोकायुक्त जो डेजिग्नेशंस हैं उससे हम करप्शन को जो डेजिग्नेट करके उनको पावर दी जाए जिससे करप्शन को काफी हद तक कम किया जा सकता है। उसके बाद 1968 में जो भी फर्स्ट ये जो लोकायुक्त बिल है वो प्रेजेंट किया गया था 1968 में पार्लियामेंट में। उसके बाद जो बैकग्राउंड मैंने बताया कि 45 इयर्स तक कोई बात नहीं है बिकॉज लोकसभा भंग हो गई थी। उसके बाद क्योंकि आप ये देखिए कि क्योंकि लोकपाल और लोकायुक्त जो इंक्वायरी करेंगे वो ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और सिविल सर्वेंट के अगेंस्ट करेंगे, चाहे वो मिनिस्टर्स हो, चीफ मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, आईएएस पीसीएस जितने भी हायर ऑफिशियल रैंक्स हैं उनके अगेंस्ट करेंगे। तो कौन चाहता है कि उनके अगेंस्ट इंक्वायरी हो, इसीलिए इसको 45 साल तक रोक के रखा गया। जब अन्ना हजारे जी आए तो उन्होंने ये सारी चीजें देखी कि डाउन रिडन सेक्शन इतना ज्यादा लाइक हैरेस हो रहा है सोसाइटी में, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, खाना नहीं मिल रहा है, कपड़ा रोटी मकान नहीं मिल रहा है, जिनकी बेसिक नीड्स है वो पूरी नहीं हो रही हैं, और जो भी पूरी वेल्थ है वो 2 to 5 to 8% तक की ही जो लाइक लोगों के पास 90% वेल्थ है और बाकी के जो 90% सेक्शन है इंडिया का उसके पास बची हुई 10% वेल्थ है। तो ये जो इक्वलिटी है वो कैसे आएगी, किस तरीके से इक्वलिटी ला सकते हैं सोसाइटी में, इसीलिए उन्होंने ये इस मूवमेंट को लेके आए थे। वो बहुत ज्यादा वर्ल्ड उनको इंडिया में बहुत अच्छे लेवल पे सपोर्ट मिला था। और उसके बाद फिर ये आगे के लिए डिस्कशन स्टार्ट हुआ कि हाँ कैसे लोकपाल और लोकायुक्त को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। तो सबसे पहले जब उनका अन्ना हजारे जी का मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो 2011 में सबसे पहले प्रेजेंट किया गया ये बिल, क्योंकि काफी ज्यादा प्रेशर था पार्टीज के, जो रूलिंग पार्टी के ऊपर, क्योंकि ये प्रॉब्लम ज्यादा राइज हो रही थी। लाइक इंडिया से हर कोई इंसान अन्ना हजारे जी को सपोर्ट कर रहा था और इसीलिए प्रेजेंट किया गया फर्स्ट टाइम 22 दिसंबर 2011 में। उसके बाद 27 दिसंबर 2011 में लोकसभा में पास हो गया ये। जब 29 दिसंबर 2011 आया तो प्रेसिडेंट इट इज प्रेजेंटेड इन राज्यसभा। उसके बाद ये चीजें चली काफी, लगभग 2 साल लग गए। सो 17 दिसंबर 2013 में राज्यसभा से पास हुआ। फिर उसके बाद कुछ चेंजेस थे, जो भी प्रोविजन थे उसको रिविजिट किया गया। फिर 18 दिसंबर 2013 को लोकसभा में प्रेजेंट करने के बाद वहां से पास हो गया ये। एंड 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति जी ने इसको एक्सेंड दे दिया। प्रेसिडेंट ने अपनी स्वीकृति दे दी और ये एक्ट बन गया।
उसके बाद जब ये प्रेसिडेंट ने पास कर दिया अपनी साइड से, तो उसके बाद जो लागू किया गया इंडिया में, दैट इज ऑन 16 जनवरी 2014 में इसको इफेक्टिव किया गया प्रॉपरली इन द सिस्टम। उसके बाद आती है कि लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 का डिटेल में। तो सेंटर में लोकपाल कहते हैं और स्टेट में लोकायुक्त बोलते हैं। सो लेट्स डिस्कस अबाउट के क्या क्या वर्क होते हैं और किस किस के लिए वो अथॉरिटेटिव तरीके से जांच कर सकते हैं लोकपाल। तो लेट्स डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल इन द सेंटर पार्ट। सो लोकपाल जो है, सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर। सो लोकायुक्त एंड लोकपाल का जो भी फंक्शनैलिटीज एंड अथॉरिटेटिव चीजें हैं वो डिस्कस करते हैं। Let me show you about the details also of this article. So उसके बाद का जो बैकग्राउंड है, बिकॉज इन्होंने जस्ट प्रोविजन दिए हैं कि क्या क्या प्रोविजन थे एंड केरला के कॉन्टेक्स्ट में बात की है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन 14 का जो भी डिस्प्यूट है उसके बारे में बात की गई इस आर्टिकल में। उसके अलावा चीफ मिनिस्टर्स एंड मिनिस्टर्स के होल्डिंग ऑफिस के लिए बात की गई है कि वो गवर्नर को ऑर्डर दे सकते हैं, फिर गवर्नर को बोल सकते हैं कि आप उनको उनके पद से हटा दीजिए। तो ये सारी चीजें इस आर्टिकल में दी गई हैं। उसके अलावा प्रोविजंस दैट आर मूटेड। सो क्या क्या प्रोविजन हैं लोकायुक्त और लोकपाल के, लेट मी शो यू इन द थ्योरेटिकल पार्ट। सो सबसे पहले लोकायुक्त और लोकपाल की डेफिनेशन देखते हैं। सो लोकायुक्त एंड लोकपाल एक्ट केम इन 2013, प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द लोकपाल टू द यूनियन एंड लोकायुक्त फॉर द स्टेट्स, जो कि अभी डिस्कशन डिटेल में कर रहे थे। सो दीज इंस्टीट्यूशंस आर अ स्टैट्यूटरी बॉडी विदाउट एनी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, बिकॉज ये बाद में इंट्रोड्यूस हुआ था, एंड दे परफॉर्म फॉर द फंक्शन ऑफ एन ombudsman and inquiry into the allegations of corruption against certain public functionaries and for related matters. So why do we need such institutions? Because क्या ऐसा जरूरी है कि इस तरीके के ombudsman की जरूरत पड़ी इंडियन फंक्शन में, या फिर जितने भी इंडिया को इस चीज की जरूरत क्यों पड़ी? सो मेन जो रीजन था वो करप्शन था। सो लेट्स डिस्कस। Because first of all main reason था maladministration in the system and is like a termite, आप कह सकते हो कि दीमक की तरह जो है करप्शन खा रहा है। जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन में लूप होल्स हैं वो सारे, मोस्ट ऑफ द एंटी करप्शन एजेंसीज आर हार्डली इंडिपेंडेंट, बिकॉज कुछ ना कुछ किसी ना किसी पर डिपेंडेंट होती हैं। इवन सुप्रीम कोर्ट हैज इवन टर्म सीबीआई एज अ चार्ज पैरट एंड इट्स master's voice. Many of these agencies are advisory body without any effective power, and their advice is rarely followed. Because ऐसा किसी भी कोई भी ऐसी इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं है, चाहे सीबीआई को भी ले लो, वो उसमें भी प्रॉब्लम है कि उसकी भी कोई नहीं सुनता है, या कभी कभी तो उसमें भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल होने के लिए कितनी बार न्यूज आती है। दैट्स हाउ मेनी ऑफ दीज एजेंसीज आर एडवाइजरी बॉडीज ओनली. There is also the problem of internal transparency and accountability. Moreover, there is not any separate and effective mechanism to put checks on these agencies, because ऐसी कोई mechanism ही नहीं है, अभी के mechanism नहीं थी कि जो चेक्स एंड बैलेंसेस कर सके कि करप्शन क्यों हो रहा है, बिकॉज जुडिशरी एक अलग ही फंक्शन है। लेकिन अगर लोकपाल और लोकायुक्त की बात करोगे तो आप ये अधिकार रखेंगी या फिर इसको एक राइट दिया जाएगा कि हाँ आप इनके ऊपर एजेंसी अपनी एक पर्टिकुलर बॉडी और उसके एक पर्टिकुलर रूल के अकॉर्डिंग किसी पे भी जांच बिठा सकते हो, और उसके बाद अगर किसी पे चार्ज वगैरह और करप्शन प्रूव हो जाता है उसके बाद उसको आगे के लिए। सो दीज आर द मेन पॉइंट्स जिसकी वजह से लोकपाल और लोकायुक्त बनाने की या इस टाइप के इंस्टीट्यूशन की जरूरत पड़ी। बैकग्राउंड आई ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड। 1809 में ombudsman was inaugurated ऑफिशियली इन स्वीडन। तो स्वीडन में स्टार्ट हुआ था ये।
जो टर्म थी, and 20th century ombudsman as an institution developed and grew most significantly after the Second World War. If I talk about in terms of New Zealand and Norway adopted this system in the year 1962, and it provided to be of the great significance in spreading the concept of ombudsman. 1967, on the recommendation of White Report of 1961, Great Britain adopted the institution of ombudsman and became the first large nation in the democratic world to have such a system. 1966, Guyana became the first developing nation to adopt the concept of ombudsman. उसके बाद मॉरिशस, उसके बाद सिंगापुर, मलेशिया एंड इंडिया. After that, if we talk about in India, the concept of constitutional ombudsman was first proposed by the law minister Ashok Kumar Sen in Parliament early 1960s. उसके बाद LM सिंघवी ने जो है लोकपाल एंड लोकायुक्त टर्म कॉइंड की थी ombudsman की टर्म में ही, एंड दैट इज व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट. पीसीएस में क्वेश्चन आया भी है इसके ऊपर, सो ये चीज हमें ध्यान रखनी पड़ेगी. आफ्टर दैट फर्स्ट ARC एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन में 2 इंडिपेंडेंट अथॉरिटीज के लिए बात हुई एंड ये मेंशन किया गया. आफ्टर दैट 1968 में ये इंट्रोड्यूस की गई, प्रेजेंट की गई. 2011 में जब अन्ना हजारे जी ने काफी सारी चीजें देखी, उसके बाद 8 attempts were made to pass the bill but all met with failure. 2002 में कमीशन रिव्यू द वर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हेड बाय MN वेंकटाचलैया रिकमेंडेशन. उसके बाद बहुत सारे बैक एंड फोर्थ चीजें चलती रही और एट लास्ट 2011 में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर चेयर्ड बाय प्रणब मुखर्जी टू सजेस्ट measures to tackle corruption and examine the proposal of Lokpal bill. India against corruption movement led by अन्ना हजारे काफी इम्पोर्टेंट था. ये 2011 में जब स्टार्ट हुआ और 2013 में बिल आया. आफ्टर दैट 16th of January 2014 को ये पास हुआ एंड देन लोकपाल एंड लोकायुक्त बिल अमेंडमेंट हुआ 2016 में, एंड this bill was passed by Parliament in July 2016 and amended the Lokpal and Lokayukt of 2013 के जो उसमें बिल में चेंज हुआ था वो यहाँ पे एक्ट में चेंज हुआ था, वो यहाँ पे जो चेंजेस थे 2016 में आए. आफ्टर दैट enable the leaders of the single large opposition party in the Lok Sabha to be a member of the selection committee in the absence of recognized leader of opposition. Section 44 of the 2013 Act that deals with the provision of furnishing of deals of assets and liabilities of public servants within 30 days of joining the government service. The bill replaced the time limit of 30 days. Now the public servants will make a declaration of their assets and liabilities in the form of manner as prescribed by the government. It also, क्योंकि 30 दिन के अंदर उनको देना होगा अपनी प्रॉपर्टी का डिटेल, the bill replaced the time limit 30 days से कम करके उसकी सारी अपनी भी जो भी डिटेल्स है वो देनी होंगी. It also gives an extension of the time given to trustees and board members to declare their assets and those of their spouses in case of there are receiving government funds more than 1 crore, फॉरेन फंडिंग या फिर 10 लाख से ज्यादा को होता है तो इस टाइप की जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होंगी इसके अंडर आएंगी एंड जांच उसके अकॉर्डिंग की जा सकती है लोकपाल एंड लोकायुक्त के. अगर आप स्ट्रक्चर की बात करोगे, टोटल 8 मेंबर्स विद 1 चेयरपर्सन होंगे इसके. यहाँ वहाँ पे प्रेसिडेंट जनरली वैसे चेयरपर्सन बोलते हैं. सो 8 मेंबर्स हैं विद चेयरपर्सन. सो जो इसके चेयरपर्सन होंगे, प्राइम मिनिस्टर विल बी द चेयरपर्सन. लेट्स डिस्कस.
So chairperson of the Lokpal should be either the former Chief Justice of India, the former judge of Supreme Court, or an eminent person with the incapable integrity and outstanding ability. Impeccable integrity and outstanding ability, having special knowledge and expertise of minimum 25 years in the matters relating to the anti-corruption policy, public administration, vigilance, finance, including insurance and banking, law and management. Apart from this, there are at least some of the, जिसमें से आउट ऑफ मैक्सिमम 8 मेंबर्स हाफ विल बी जुडिशियल मेंबर्स. तो जो 50-50% का आप कह सकते हो कि जिसमें से 50% जुडिशियल मेंबर्स होंगे, 8 लोगों में से, तो 4 एटलीस्ट जुडिशियल मेंबर्स होंगे, जिसमें से 50% ऑफ द मेंबर्स विल बी SC ST OBC माइनॉरिटी एंड विमेन पर्टिकुलर सेक्शन से होंगे जो कि रिप्रेजेंटेशन करेंगे. उसके बाद जुडिशियल मेंबर ऑफ द लोकपाल ईदर फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट. नॉन जुडिशियल मेंबर की अगर हम बात करते हैं, नॉन जुडिशियल मेंबर शुड बी एन एमिनेंट पर्सन विद इम्पेकेबल इंटीग्रिटी, आउटस्टैंडिंग एबिलिटी, हैविंग special knowledge, expertise of 25 years in the matter related to anti-corruption policy, public administration, vigilance, finance, including insurance and banking, law and management. In terms of the Lokpal chairman, member is 5 years till the age of 70 years. The members are adopted by the president on the recommendations of the selection committee. The selection committee is composed of the Prime Minister, who is chairperson, Speaker of Lok Sabha, leader opposition to Lok Sabha, Chief Justice of India, judge of nominated by him or her, and one nominant eminent jurist. And for selecting the chairperson and the other members, the selection committee constitute a search panel of at least 8 persons. So Lokpal search committee के बारे में बात करते हैं. Under the Lokpal Act 2013, the DOPT is supposed to put together a list of candidates entrusted to be the chairperson of members of Lokpal, and the list would then go to proposed 8-member search committee, which would shortlisted names and place them before the selection panel headed by the Prime Minister. Apart from this, the selection panel may or may not pick names suggested by the search committee. So it depends कि उनके द्वारा जो भी पैनल उसमें से नाम सर्च करते हैं या नहीं करते. After that, in September 2018, the government had constituted a search committee headed by former Supreme Court Judge Justice Ranjana Prakash Desai. After that, if we talk about 2013 Act, also provided that all states should set up the office of Lokayukt within 1 year from the commencement of the Act. So 365 दिन के अंदर अंदर सारे स्टेट्स को लोकायुक्त को नियुक्त करना होगा. सो लोकपाल जुरिडिक्शन एंड पावर्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये पूछा भी गया है. सो लोकपाल को जो पावर्स दी गई, लोकपाल जुरिडिक्शन ऑफ लोकपाल इंक्लूड्स प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ग्रुप A, B, C, D ऑफिसर्स एंड ऑफिशियल्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. उन सब के ऊपर अधिकार क्षेत्र में आएंगे, तो जिसके ऊपर जांच कर सकते हैं. अगर आप स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे तो आई ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द स्ट्रक्चर. एंड उसके अलावा जो भी मेन पॉइंट्स है, द लोकपाल डजंट हैव जुरिडिक्शन ओवर द मिनिस्टर्स एंड MPs इन द मैटर ऑफ एनीथिंग सेड इन पार्लियामेंट or a vote given there. In jurisdiction also includes a person who is or had been in charge, direct or manager, secretary of any body, secretary, society set up by the Central Act or any other body financed, controlled by central government, and any other person involved in act of abetting, bribe giving or bribe taking. वो उसके अधिकार क्षेत्र में आएंगे. लोकपाल एक्ट मैंडेट दैट ऑल्सो पब्लिक ऑफिशियल्स शुड furnish the assets and liabilities of themselves as well as their respective departments.
Apart from this, it has a power to superintendent over superintendence over so it has the power to superintendence over and the given direction to the CBI. If Lokpal has referred a case in CBI, the investigation officer is such case can't be transferred without any approval of Lokpal. तो लोकपाल के अप्रूवल के बिना ट्रांसफर नहीं दिया जा सकता है. Inquiry wing of the Lokpal has been vested with the power of a civil court. So सिविल कोर्ट से ही जो इंक्वायरी लोकपाल इंक्वायरी गेन करता है, सो सिविल कोर्ट से करता है. लोकपाल हैज पावर ऑफ कॉन्फिस्केशन ऑफ एसेट्स, प्रोसीड receipts of benefits arising or procured by means of corruption in specific circumstances. Lokpal has the power to recommend transfer or suspension of public servant connected with allegation of corruption. Lokpal has the power to give direction to prevent the destruction of record during the parliamentary inquiry. Apart from this, it has some limitations. If I'll talk about this bill and उसकी कुछ जो भी limitations है उसके बारे में अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले तो ये कह सकते हो कि the institution of Lokpal has tried to bring a much needed change in the battle against corruption in the administrative structure of India, but at the same time there are loopholes and lacunas which need to be corrected. So बहुत सारी लूपहोल हैं अभी सिस्टम में जो कि करेक्ट करनी है लोकपाल के द्वारा, लेकिन कितनी पावर दी जाती है वो डिस्कस करते हैं. सो 5 years have passed since the Lokpal and Lokayukt Act 2013 was passed by Parliament, but now it is more than 8 years because जो जब से पास हुआ है 2022 चल रहा है, सो जब से पास हुआ it is close to 8 years and but not a single Lokpal has been appointed till date, indicating the lack of political will, because कोई नहीं चाहता कि उनके ऊपर कोई आके उनको चेक करे, चेक्स एंड बैलेंसेस का ध्यान रखे, क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, तो ये सारी चीजें हैं. Apart from this, Lokpal Act also called upon states to appoint a Lokayukt within a year of its coming to force, but 16 states have established the Lokayukt. उसके अलावा काफ़ी चीज़ें हो रही हैं, नहीं भी हो रही हैं, तो ये एक लिमिटेशन है. Lokpal is not free from political influence because Indian अगर आप इसी सिस्टम में रहना है तो इन्फ्लुएंस काफ़ी सारी चीज़ों पे उस तरीके की पावर नहीं दी जाती है. वही कर्नाटक गवर्नमेंट भी कर रही है. इसी वजह से इशू आ रहा है और इसी वजह से ये जो मैटर है इतना न्यूज़ में है. इफ डिस्कशन आप कह सकते हो कि द अपॉइंटमेंट ऑफ लोकपाल कैन बी मैनिपुलेटेड इन अ वे एज देयर इज नो criteria to decide who is an eminent jurist or a person of integrity, because यही नहीं पता अगर इन्फ्लुएंस भी नहीं होगा, बट अगर कहीं पे लॉ में मेंशन हो कि हाँ लोकपाल किसको नियुक्त करना चाहिए, लोकायुक्त किसको नियुक्त करना चाहिए, इस तरीके का कोई भी प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं है. जैसे कि गवर्नर और प्रेसिडेंट के लिए मेंशन है, बट इसमें अभी ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज इसमें एमिनेंट ज्यूरिस्ट कौन हो सकता है गवर्नमेंट डिसाइड करेगी या फिर ये सिस्टम डिसाइड करेगा, तो ये चीज़ें क्लैरिफाइड नहीं है. पार्लियामेंट में भी ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, इसीलिए ये चीज़ें आप लूप होल्स कह सकते हो कि ये सारी प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं इस बिल में एंड इस एक्ट में. इन 2013 एक्ट डिड नॉट प्रोवाइड कॉन्क्रीट इम्यूनिटी टू द whistles blower and the provision for initiation of the inquiry against the complaint if the accused is found innocent will only discourage people for complaining. क्योंकि अगर सपोज करिए कि आप एज एन इंडियन सिटीजन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के सपोज हमने किसी IAS ऑफिसर के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर दी, बट उससे क्या होगा अगर अक्यूज्ड अगर चीज़ें फाइल अगर उसका जो आप कह सकते हो एलिगेशन है, एलिगेशन अगर प्रूव नहीं होता तो उससे सबसे पहले तो डिमोरलाइज होगा वो पर्सन, और बिकॉज IAS की पावर एक अलग ही होती है. आप मतलब कितनी मेहनत करोगे उसके बाद
क्योंकि गवर्नमेंट जो है फाइनेंशियल इनपुट्स भी प्रोवाइड करती है ऑफिशियल्स को कि आपके जो भी ये एलिगेशंस आपके ऊपर लगे हैं आप उसको गलत साबित कर सको. सो एक नॉर्मल पर्सन हु डोंट हैव दैट मच मनी, उसके बाद भी अगर गवर्नमेंट्स के अगेंस्ट और किसी पावरफुल ऑफिशियल्स के अगेंस्ट वो लड़ता है तो काफी ज्यादा फाइनेंशियल इनपुट भी चाहिए होगा. और अगर ये एलिगेशन प्रूव नहीं होता तो आपको पनिशमेंट भी मिल सकता है. दैट इज वन lacuna. द बिगेस्ट lacuna इज द एक्सक्लूजन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एम्बिट ऑफ द लोकपाल, बिकॉज इसमें जुडिशरी कहीं पे भी इन्वॉल्व नहीं है. तो जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है वो सुनने वाला कोई है नहीं, या फिर आप कह सकते हैं कि कौन सुनेगा ये चीजें. तो एक ये भी प्रॉब्लम है. द लोकपाल इज नॉट गिवन एज कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग. कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग नहीं है बिकॉज ये स्टैट्यूटरी बॉडी है एंड देयर इज नो एडिक्वेट प्रोविजंस फॉर अपील अगेंस्ट द लोकपाल. कोई एडिक्वेट प्रोविजन नहीं है अपील करने के लिए लोकपाल को. एंड उसके अलावा इफ आई टॉक अबाउट द स्पेसिफिक डिटेल्स इन द रिलेशन टू द अपॉइंटमेंट ऑफ लोकायुक्त हैव बीन left completely on the states. To some extent, the need for functional independence of the CBI has been created to, by a chance, brought forth in the selection process of its director by this act. After that, the complaint against corruption can't be registered after a period of 7 years for the date of which the offense mentioned in such complaint is allegation to have been committed. सपोज करो कि आपके पास उस टाइम पे इतनी हिम्मत नहीं थी, आपको लगता है कि आप 8 साल बाद उस कंप्लेंट को फाइल कर सकते हो लोकपाल लोकायुक्त उसमें, तो आप नहीं कर पाओगे बिकॉज 7 साल के बाद ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं है कि आपको पावर दी जा सके कि आप कोई भी कंप्लेन कर सको किसी ऑफिशियल्स के अगेंस्ट. तो ये एक और लिमिटेशन कह सकते हो आप इसकी. सजेशंस हैं और यू कैन से दैट इज वे फॉरवर्ड. In order to tackle the problem of, so there are some suggestions. So let's discuss these points also. In order to tackle the problem of corruption, the institution of ombudsman should be strengthened both in terms of functional autonomy and availability of manpower. Because दोनों चीजें होनी चाहिए, manpower भी होना चाहिए. Because किसी भी institution और किसी भी डेजिग्नेशन को फंक्शन करने के लिए एक तो मैन पावर का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है और उसके अलावा उसमें एकरूपता होनी चाहिए और ऑटोनोमी होनी चाहिए कि हाँ खुद की पावर हो, दे कैन टेक द डिसीजन बाय देयर ओन. जुडिशरी बैक सपोर्ट होना भी इम्पॉर्टेंट है. ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए. मोर राइट टू इंफॉर्मेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन एंड सिटीजन ग्रुप्स इज रिक्वायर्ड टू अलॉन्ग विद गुड लीडरशिप that is willing to subject itself to public scrutiny. वो भी होना important है. Appointment of लोकपाल in itself is not enough because सिर्फ अपॉइंटमेंट करने से तो फंक्शनल चीजें ग्राउंड पे कितनी आ रही है वो इम्पोर्टेंट है. So the government should address the issue based on which people are demanding a लोकपाल. Merely adding to the strength of investigative agencies will increase the size of government but not necessarily improve governance. बिकॉज एक नया स्लोगन आया है, द स्लोगन एडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट, लेस गवर्नमेंट एंड मोर गवर्नेंस. क्योंकि अगर आप डॉक्यूमेंटेशन पे ही बिलीव करते रहोगे और ग्राउंड रियलिटी कुछ भी नहीं होगी तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी. इसीलिए लास्ट बजट में भी और उसके अलावा जब भी गवर्नमेंट इंट्रैक्शंस और पीआईबी में भी बहुत सारे आर्टिकल जब आते हैं तो गवर्नमेंट ये क्लेम करती है कि लेस गवर्नमेंट एंड मोर गवर्नेंस इज मोर इम्पॉर्टेंट. बिकॉज गुड गवर्नेंस का मतलब होता है कि मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन के साथ आप अपने सिटीजन्स को कितनी अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हो. दैट डज रियली मैटर्स. मोरओवर लोकपाल एंड लोकायुक्त के साथ भी यही चीजें हैं. लोकपाल एंड लोकायुक्त मस्ट बी फाइनेंशियली, एडमिनिस्ट्रेटिवली एंड लीगली इंडिपेंडेंट, जो कि अभी नहीं है. एक ये प्रॉब्लम है. सो वो राइज हुई है जो वो इसको इजीली सॉल्व किया जा सकता है. So Lokpal and Lokayukt appointments must be done transparently so as to minimize the changes of the wrong shots of the people getting in.
क्योंकि हम करप्शन को ही लेके लड़ाई करने की बात कर रहे हैं, करप्शन को लेके ही चीजें करने की बात कर रहे हैं, और अगर कोई सही बंदा उस सिस्टम में नहीं पहुंचेगा तो फिर इस कितने भी लॉज बना लो उससे फर्क ही नहीं पड़ेगा। इसीलिए गवर्नमेंट, पीपल ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया एंड एवरीबडी शुड कम टुगेदर एंड देन ओनली वी कैन implement the things what we have visualized. That is more important than anything else. And at the last point is there is a need for a multiplicity of decentralized institutions with appropriate accountability mechanism to avoid the concentration of too much power in any one institution or authority. So सीधी सी बात है कि ऐसा भी नहीं है कि हर एक इंस्टीट्यूशन को ही सारी पावर दे दी जाए, कि सारी पावर लोकायुक्त और लोकपाल को ही दे दो तो फिर वही गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस होगा। क्या पता किस ऑफिसर के पीछे गवर्नमेंट का कुछ प्रॉब्लम है तो उसको एलिगेशंस लगाए जाए और वो प्रूव हो जाए। तो इसीलिए एक बैलेंस्ड अप्रोच होनी चाहिए, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जो ये नया आप कानून कह सकते हो इसमें, बिकॉज लोकपाल एंड लोकायुक्त का अपॉइंटमेंट तभी सक्सेसफुल हो पाएगा जब वो ट्रांसपेरेंट होगा और सही लोग उस सिस्टम में एंटर करेंगे। इसीलिए केरला गवर्नमेंट और केरला में ये प्रॉब्लम अराइज हुई है एंड दैट इज इन न्यूज एंड होप आई हैव क्लियर्ड ईच एंड एवरी पॉइंट हियर एंड गिवन द नोट्स आप प्रॉपरली एक प्रॉपर फॉर्मेट में मैंने मेंशन किया है। इफ यू रिक्वायर्ड द PDF of this I can provide you. Please ping me or text me up. So maybe I will be able to help you out regarding the same. Till then, thank you so much and we will meet in our next topic. Thanks.